विद्यापीठ स्टार टीम से लेट्स गिव अ वेलकम टू डॉक्टर अजय सर। 8+ years of teaching experience, mentored many students for NEET and AIIMS। डॉक्टर अजय सर को अभी हम लोग जानते नहीं है, पर जानेंगे तो उतना ही प्यार हो जाएगा जितना एमडी सर से करते हैं, जितना तरुण सर से करते हैं, जितना बाकियों से करते हैं। पीडब्ल्यू में जुड़ने वाला हर एक टीचर ऑसम। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? यकीन 2.0 में आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय भारती आपको जूलॉजी पढ़ाने के लिए यहाँ पे आपके सामने आया हुआ हूँ और आई होप आप सब हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के साथ अपने इस एजुकेशन को भी हेल्दी बनाएंगे और सब बहुत अच्छे तरीके से जूलॉजी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ये है कि हम टॉपिक में आने से पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बायोलॉजी को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। वैसे तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन बीइंग अ टीचर मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। तो जैसे कि मैंने बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी बच्चों, तो बायोलॉजी एक वर्ड है। कभी भी इस वर्ड को ही नहीं, बायो में जो भी वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स को आप ब्रेक करके पढ़िए। वो वर्ड अपने आप में बोलता है कि बच्चे मेरा ये मीनिंग है, तू इधर उधर ना भटक। तो यहां पे बायो प्लस लॉजी दो वर्ड से मिलके बना है ये बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स होता है बच्चे लाइफ और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। बायो मीन्स होता है लाइफ और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। सो बायोलॉजी टर्म का मीनिंग यहां पे साफ है कि बायो का मतलब क्या होगा। सो लाइफ की स्टडी, या हम यूं कह लें इसको लाइफ साइंस भी कह सकते हैं, लाइफ साइंस भी कह सकते हैं। ओके, तो लाइफ जो है बेटा, यहां पे लिविंग थिंग्स की भी लाइफ होती है और नॉन लिविंग थिंग्स की भी लाइफ होती है। लेकिन जो ये साइंस है, बायोलॉजी साइंस, इसमें हम लिविंग थिंग्स के लाइफ का स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो यहां पे लिविंग थिंग्स की लाइफ का स्टडी करने वाले हैं। सो लिविंग थिंग्स की लाइफ की स्टडी जिस साइंस में हम करते हैं उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। सो देखिए हमने कितने बेहतर तरीके से इस वर्ड को ब्रेक करके पढ़ा है। ऐसे ही हम इस पूरी जूलॉजी के अंदर, बायोलॉजी के अंदर हम हर वर्ड को ब्रेक कर करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, मीन्स समझने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, ठीक। तो यहां पे लिविंग थिंग्स के लाइफ का स्टडी बायोलॉजी में करते हैं। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। यदि हम ब्रॉडली उनको क्लासिफाई करें तो प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब बॉटनी एंड जूलॉजी। तो हम लोग थोड़ा सा जूलॉजी में फोकस करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, माई सेल्फ डॉक्टर अजय भारती, मैं आपको जूलॉजी सिखाने वाला हूं, मीन्स जूलॉजी का मास्टर बनाने वाला हूं आप सभी को। आप बस सुनते रहें, पढ़ते रहें और बेहतर माइंड के साथ अपने आप को फोकस्ड रखें। ओके, तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी बोलेंगे। जैसे यहां पे जूलॉजी,
जू मीन्स होता है एनिमल और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो हम एनिमल्स की स्टडी जूलॉजी में करने वाले हैं। ओके, सो एनिमल्स की बात आई है तो एनिमल कितने टाइप के होते हैं इस पे हमें फोकस करना होगा। एनिमल कितने टाइप के होते हैं तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे देखिए कॉकरोच भी होता है, स्नेल भी होते हैं, काऊ भी होते हैं, डॉग भी होते हैं, ये बहुत सारे एनिमल्स के आप नाम ले लेंगे। लेकिन साइंटिफिकली हमें यहाँ पे एनिमल किंगडम को या एनिमल्स को क्लासिफाई करना है। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि एनिमल्स को किस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे यहाँ पे। तो जो एनिमल का क्लासिफिकेशन है जो मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैं यहां आपको एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूं। सो आप देखेंगे यूनिसेलुलर एनिमल, देन सेकेंड होंगे बेटा, जब एक यूनिसेलुलर है तो दूसरा क्या होगा आपको पता है, मल्टी सेलुलर एनिमल। तो यूनिसेलुलर एनिमल, सिंगल सेल एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल, सिंगल सेल एनिमल। इसमें एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो एग्जाम्पल में आप इसमें प्रोटोजोआ को आप ले सकते हैं। मल्टीसेलुलर एनिमल की बात आई है तो मल्टीसेलुलर एनिमल बहुत सारे होते हैं। मैं तो यूं कह लूं कि जो एनिमल किंगडम है क्लासिफिकेशन में, उसमें मल्टीसेलुलर एनिमल का ही पूरा दबदबा है। जैसे प्रोटोजोआ एक फाइलम है, ये एक सिंगल फाइलम है, छोटा सा फाइलम है। लेकिन उसके बाद आप आते हैं मल्टीसेलुलर एनिमल्स का, तो कितने फाइलम है? बहुत सारे फाइलम है। तो यहां पे मल्टीसेलुलर एनिमल्स बहुत सारे होते हैं और स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। बस जस्ट देखते जाइए, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मल्टीसेलुलर एनिमल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं बच्चे? पहला, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो एनिमल है उनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? दो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। देन यूनिसेलुलर सिंगल सेल एनिमल, मैंने यहां एग्जाम्पल पुट किया है, आप देख रहे हैं, जिसको प्रोटोजोआ बोलते हैं। आई होप प्रोटोजोआ के बारे में आप सभी जानते होंगे। प्रोटोजोआ एक अपने आप में फाइलम है और उसका एग्जाम्पल जो होता है अमीबा होता है। यहां पे मल्टीसेलुलर एनिमल, और जो मल्टीसेलुलर एनिमल है ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं ये 4 टाइप के हैं। फर्स्ट, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो मल्टीसेलुलर एनिमल्स को हमने
4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आया मल्टी सेलुलर। दूसरा, यदि हम ये पूछें कि मल्टी सेलुलर में भी कौन से कैटेगरी के एनिमल्स में आते हैं हम लोग, कौन से कैटेगरी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सो आप बताएं, क्या हमारे पास सेलुलर लेवल है? नहीं। क्या हमारे पास ऑर्गन लेवल है? नहीं। क्या हमारे पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है? जी बिल्कुल नहीं। सो हमारी बॉडी में किस टाइप का ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे? किस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर बच्चे का क्वेश्चन आया, सर कैसे? तो बेटा जब आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है तो उसमें आप देखिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मींस ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारे हमारे सिस्टम दिए हुए हैं और हमारे सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन से ही हमारा बॉडी बनता है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो आज का हमारा एक्चुअल टॉपिक उठाने वाले हैं वो है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू से पहले हमने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई एनिमल टिश्यू कैसे बना है या एनिमल टिश्यू किसको बोलते हैं, उस पे हम आने के लिए ये सारा जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है ये बताया। स्टार्ट किया हमने बायोलॉजी से स्टार्ट किया, उसका मीनिंग बताया। बायोलॉजी का मीनिंग बताने के बाद हमने लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स जो है उसमें हमने बॉटनी लिया, जूलॉजी लिया। बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी, जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी। एनिमल्स में फिर हमने उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखें। यहाँ पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मींस यूनिसेलुलर एनिमल, मल्टीसेलुलर एनिमल। सो यूनिसेलुलर एनिमल्स में मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि कौन है बेटा, प्रोटोजोआ है। मल्टीसेलुलर एनिमल में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अपना भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, काऊ का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कॉकरोच का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेकिन हमने मल्टीसेलुलर एनिमल को भी क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप से। फर्स्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे 4 टाइप से हमने एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एनिमल टिश्यू। लेकिन एनिमल टिश्यू डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैक में ले चलता हूं, क्योंकि एनिमल टिश्यू जो है उससे पहले सेल्स आते हैं। मतलब एनिमल टिश्यू कि पहले यदि आप ऑर्गेनाइजेशन देखें तो क्या आता है, सेल आते हैं। और सेल का एक सबसे अच्छा क्वेश्चन नीट का मैं आपको यहां बोर्ड के सामने पुट कर रहा हूं विथ आंसर। सेल स्ट्रक्चरल एंड functional unit of the body, unit of the body। ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा जा चुका है और आप सबका आंसर भी एकदम परफेक्ट जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। तो सेल के बाद इसको एक्सप्लेन मैं यहां पे डिटेल में नहीं करने वाला हूं, ये आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन
टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं उसके थोड़ा सा बेस में ले गया कि भाई टिश्यू जो है वो किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। हाँ, डिस्क्लोज किया मैंने टिश्यू की डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं बेटा आगे टिश्यू के बारे में बात करेंगे। अब सेल में हम केवल इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट, टिश्यू, एनिमल टिश्यू। जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहां पे आपके सामने है एनिमल टिश्यू टॉपिक। सो कई बच्चों का डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आंसर आता है वो होता है ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल बोलने के बाद आगे हम पूछते हैं कि भाई और क्या टर्म एंड कंडीशन होगी, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू में भी होते हैं और ग्रुप ऑफ सेल कैंसर में भी होते हैं। लेकिन दोनों में क्या हम कैंसर को कैंसरस टिश्यू और नॉर्मल टिश्यू को नॉर्मल टिश्यू बोलते हैं? कैंसर जो होता है उसको हम कैंसरस टिश्यू बोलते हैं और जो नॉर्मल टिश्यू होता है उसको हम एनिमल टिश्यू बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो ये जो डिफरेंस है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप नॉर्मल टिश्यू की स्टडी कर लें। सो जैसा कि मैंने बताया, स्टार्ट किया ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल, फिर क्या टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए? हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर ओरिजिन। ये 3 पॉइंट जब सेल के ग्रुप में होते हैं या इन तीनों कंडीशंस के साथ जब सेल्स कलेक्ट होते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो हम उसको टिश्यू से नॉमिनेट कर देते हैं, वो टिश्यू बन जाते हैं। ओके बच्चों, अब ये जो सिमिलर सेल्स हैं स्ट्रक्चरली, सिमिलर सेल फंक्शनली और ओरिजिन, ये जब इकट्ठे होते हैं मतलब एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, जब ये कलेक्ट हो रहे हैं तो उन सेल्स के बीच बीच में स्पेस होगा। मैं यहां डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे बेटा ये एक सेल हुई, दूसरा सेल हुआ, तीसरा सेल हुआ, चौथा सेल हुआ, ये ऐसे बहुत सारे सेल्स अपना ग्रुप यहां पे फॉर्म कर रहे हैं और इन सेल्स ने अपना ग्रुप फॉर्म किया और इनके बीच में यहां पे सेलुलर मैट्रिक्स है और सेलुलर मैट्रिक्स की प्रेजेंस जो होती है वो सेल्स के बीच में शो हो रही है। यहां पे ध्यान दें, ये है बेटा सेल, ये जो है इंटरसेलुलर substances, intercellular substances, intercellular substances इनके बीच में प्रेजेंट है, जो इस सेल को, जो इन सेल्स को ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं। इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो होते हैं ये सेल्स को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। बेटा जैसे एक ऑब्जेक्ट है और आपने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, इन दोनों को आपको स्टिक करना है, चिपकाना है, तो उसके बीच में आप ग्लू लगाते हैं। तो ऐसे ग्लू लगाते 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 आपका वो पूरा जो भी है आप प्रिपेयर करना चाहते हैं वो बन जाता है। चलिए ग्लू का एग्जाम्पल हम ना लेकर के एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं घर का, वॉल का। तो जैसे जब जो मैसन रहता है वो ब्रिक्स को लेता है, एक ब्रिक रखता है, फिर दूसरी ब्रिक रखता है, फिर तीसरी ब्रिक रखता है, उनके बीच में सीमेंटिंग सब्सटेंस लगाता है, तभी जाकर के वो वेल ऑर्गेनाइज्ड वॉल बन पाती है। सेम हमारे बॉडी टिश्यू में भी ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है कि सेल्स
जस्ट लाइक ब्रिक्स, और दूसरी सेल, तीसरी सेल, ऐसे बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। तो वो जब ऑर्गेनाइज होती हैं तो टिश्यू फॉर्म करती हैं। ओके बच्चों, तो ये हुआ टिश्यू। यहां पे आप देख रहे हैं डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सेल अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सेकेंड नंबर डेफिनेशन जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट वे में लिखी हुई है, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि टिश्यू की डेफिनेशन यहां पे 100%, 100% सही लिखी हुई है, लेकिन एक एनिमल होता है हाइड्रा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो अब सुन लें। हाइड्रा, हाइड्रा जो होता है बेटा, वो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में यहां पे देखा कि हमारी बॉडी में मींस एनिमल किंगडम में कितने कैटेगरी के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स शो करते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि 4 टाइप का। तो जो एनिमल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं उसमें एक एग्जाम्पल आता है हाइड्रा का। हाइड्रा का एग्जाम्पल आता है। हाइड्रा टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाइड्रा की बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की सेल होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन की सेल होती हैं। तो बच्चों टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बोल दिया इसको फिर? क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन अभी हमने पीछे देखी है उसमें सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर फंक्शन होने चाहिए, तभी हम उसको टिश्यू बोल पाएंगे। तो हुआ थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो बच्चे, यहां पे ध्यान रखें कि जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल शो करते हैं उसमें उनके बॉडी की जो सेल्स होती हैं या टिश्यू जो होता है उसमें उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, फंक्शन डिफरेंट होते हैं, बट ओरिजिन सेम होगा। इस चीज को ध्यान रखें। तो यहां पे टिश्यू को डिफाइन करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ना तो सिमिलर स्ट्रक्चर है ना ही सिमिलर फंक्शन है। कौन सा है? सिमिलर ओरिजिन वर्ड जो है वो पावरफुल वर्ड है टिश्यू के लिए, ये ध्यान रखें। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा हमने आपको टिश्यू की डेफिनेशन में अटेंटिव कर दिया क्योंकि अभी तक आपके पास वही डेफिनेशन चलती आ रही थी, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर ओरिजिन। बट यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हाइड्रा को लेकर के या टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आपके माइंड में चेंज किया मैंने। मींस जो हाइड्रा का बॉडी है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो सेल्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं, बट उनकी ओरिजिन जो है वो सेम होती है। सो वेटेज यहां पे किसको दिया गया है? ओरिजिन को वेटेज दिया गया है। ओके बच्चों, सो आगे बढ़ते हैं। और ये लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है हाइड्रा को लेकर के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन 100% आपके माइंड में फिट हो गया होगा। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनिमल टिश्यू के बाद हम आते हैं ऑर्गन पे। एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं ऑर्गन पे। जैसे कि एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया हमने, स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट बताएं कि भाई एनिमल कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो आपने देखा कि 2 टाइप के, यूनी मल्टी। फिर उसके बाद आपने ये देखा कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल है वो कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। आपने देखा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रेजुअली पढ़ रहे हैं। जैसे सेल के बारे में हमने एक छोटी सी लाइन लिखी, फिर उसके बाद हमने टिश्यू के डेफिनेशंस के बारे में डिटेल स्टडी किया। इनफैक्ट मैंने आपको डेफिनेशंस को क्लियर भी किया कि किस तरीके से दूसरी डेफिनेशन भी अप्लाई होती है या दूसरी डेफिनेशंस भी बन सकती है। अब हम सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद अब हम लोग ऑर्गन पे आ रहे हैं। सो ऑर्गन की डेफिनेशन आप सभी को बहुत ही सिंपल वे में, शॉर्ट वे में याद है कि ग्रुप ऑफ टिश्यू कॉल्ड ऑर्गन। लेकिन एनसीईआरटी में आपको ग्रुप ऑफ टिश्यू बस बोलने से काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको कुछ टर्म्स और ऐड करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप उसको ऑर्गन बोल पाएंगे। बेटा एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, उन वर्ड्स को हम स्किप कर जाते हैं, हमारे माइंड में रिटेन नहीं रह पाते हैं। उसी को रिटेन कराने के लिए मैं यहां पे आपको इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके ब्रेन में फिट हो जाए, और एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल या डायग्राम को लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके और भी कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएं। ठीक है, तो जैसे कि आप अनडाउटली ये वर्ड आपको पता है, टिश्यू और ऑर्गेनाइज्ड मींस टिश्यू के ग्रुप को हम ऑर्गन बोलते हैं। लेकिन बेटा इस वर्ड को कभी भी लाइटली ना लें। जैसे हम किसी भी थ्योरी पार्ट में आर्टिकल्स को बड़ा लाइटली ले लेते हैं, वैसे यहां पे ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको लाइटली लेकर के हम ऐसे ही पढ़ जाते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड इस पूरे स्टेटमेंट में बहुत अपना इंपॉर्टेंस रखता है। स्पेसिफिक, प्रपोर्शन एंड पैटर्न। तो स्पेसिफिक, प्रपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन मीन्स जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है, मैं मानता हूं वो ऑर्गन बनाएगा, लेकिन जो वो टिश्यू का ग्रुप है वो एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में होगा किसी भी ऑर्गन में और स्पेसिफिक पैटर्न में होगा, तभी जाकर के हम उसको ऑर्गन बोल पाएंगे। यदि उसका प्रपोर्शन और पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर एनोमलीज और एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती हैं। सो इसको आपका रिक्वेस्ट आया कि सर इसको जरा समझाइए कि कैसे ऐसा होता है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा। ब्रेन में आपके उस कॉर्नर पे वो यादें पड़ी होंगी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का टीएस दिया हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का टीएस दिया हुआ है। बच्चों यदि आपके पास एनसीईआरटी है तो आप प्लीज
एनसीईआरटी ओपन कर लें और एनसीईआरटी ओपन करने के बाद आप डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक में चले जाइए। मैं बोलता हूं आपको 100% सारी चीजें, ये डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, फिट हो जाएगी माइंड में, प्रॉमिस है। तो मैं ये यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इस डायग्राम को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये डायग्राम किसका होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम? जी नहीं, ये डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो इसमें आप देखिए, जब आप इसका टीएस करते हैं बेटा, इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, किसी भी पार्ट का आप ट्रांसफर सेक्शन कर लीजिए। जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो आपको एक्चुअल में इसमें टिश्यू का प्रपोर्शन और पैटर्न दिखेगा। चलिए तो बनाते हैं इसका टीएस। ये हो गया बेटा आउटर सरफेस। मैं आपको एक बार बता दूं कि आप प्लीज डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएं और उस डायग्राम को ओपन कर लें जो टीएस है। आपको सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। यहां देख रहे हैं, आउटर कवरिंग को सिरोसा बोलते हैं। सिरोसा, या मैं इसको एक और टर्म से बोल रहा हूं, मीजोथेलियम। मीजोथेलियम से जानते हैं। फिर उसके बाद बेटा हम इसके नीचे के लाइनिंग में जाते हैं, इसके ठीक नीचे की लाइनिंग में, तो वो मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है। कौन से टिश्यू की? मस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं। ये मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलोसा। ये मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है। फिर उसके थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, ये जो लाइन है, ये जो गैप लाइक और कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने यहां पे छोड़ा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, या इस पार्ट को बोलते हैं बेटा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। और ये सबसे अंदर की जो लाइनिंग है, इसको बोला जाता है म्यूकोसा। म्यूकोसा। सो एक बार आप उस डायग्राम को देखें और इस डायग्राम को देखें जो बोर्ड में है और जो आपके एनसीईआरटी में है। सो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे देखिए कि इसका एलिमेंट्री कैनाल का हमने टीएस किया, ट्रांसफर सेक्शन किया, और ट्रांसफर सेक्शन करने के बाद जब इसका हमने डायग्राम बनाया एलिमेंट्री कैनाल का, फिर आप बोलोगे सर ये तो सिस्टम है। तो एलिमेंट्री कैनाल के किसी एक पार्ट का आप टीएस कर लीजिए, चाहे आप स्टमक का कर लीजिए, चाहे आप इंटेस्टाइन का कर लीजिए। तो स्टमक तो एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन है, तो इस में से किसी भी एक ऑर्गन का आप टीएस करिए, आपको ऐसा ही डायग्राम मिलेगा। जो डिफरेंसेस आते हैं वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे। तो आप देख रहे हैं बेटा कि इसकी सबसे बाहर की कवरिंग सिरोसा और मीजोथीलियम है, जो कि अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, जो अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। वो कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू जो भी है। यहां पे मस्कुलोसा की बात करें हम, तो मस्कुलोसा जो होते हैं बेटा, ये किसके बने होते हैं? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू।
जो सब म्यूकोसा होते हैं बेटा ये बनते हैं कनेक्टिव टिश्यू। फिर जो म्यूकोसा होते हैं ये होते हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ये जो ऑर्गन है, चाहे वो आप स्टमक की बात कर लें या आप इंटेस्टाइन की बात कर लें, इंटेस्टाइन की बात कर लें, स्टमक की बात कर लें, ये आप इनका टीएस यदि करते हैं तो इनमें जो लेयर है या जो लाइनिंग सीक्वेंस यहां पे लिखा हुआ है कि आउटर में सीरोसा, फिर उसके अंदर मस्कुलोसा, फिर उसके अंदर सब म्यूकोसा, फिर सबसे अंदर की जो लाइनिंग है वो म्यूकोसा है। या आप चाहे स्टमक के का टीएस देखें या आप इंटेस्टाइन का टीएस देखें, किसी भी पार्ट का टीएस देखें, आपको उतने ही कवर देखने को मिलेंगे। और आप देखिए कि जो कवर है या जो लेयर है उन सब में अपना एक टिश्यू का स्पेसिफिक पैटर्न लेके चल रहे हैं। सो स्पेसिफिक टिश्यू और स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में है, स्पेसिफिक पैटर्न में लोकेटेड है ये ऑर्गन्स में, तो उसको हम ऑर्गन बोलेंगे। सो आज के बाद डेफिनेशन में आपके कुछ एक दो टर्म और ऐड हो चुके हैं। जैसे आपने हमेशा बोला है कि ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन होता है, बट यहां पे ग्रुप ऑफ टिश्यू विथ स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न, तो उसको हम ऑर्गन बोल देंगे। अब यदि मान लीजिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्पेसिफिक की जगह नॉन स्पेसिफिक कर दिया या स्पेसिफिक टर्म हटा करके जस्ट जनरलाइज कर दिया, तो ऐसे में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर जो होते हैं उनके स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाते हैं और आंसर भी चेंज हो जाते हैं। यदि आंसर चेंज तो नंबर चेंज, नंबर चेंज तो रैंक चेंज, और रैंक चेंज तो रिजल्ट चेंज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ऑर्गन की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। ऑर्गन के बाद अब हम लोग बेटा अगली डेफिनेशन में जा रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम में। सो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है इसको भी हम जरा समझ लें कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ये भी डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एनिमल टिश्यू चैप्टर में ही है। आपको लग रहा होगा कि सर ये एनिमल टिश्यू चैप्टर में इतनी सारी डेफिनेशन और इतना सारा जो है कॉम्प्लेक्स वर्ड दिए हुए हैं, हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो बेटा यकीन 2.0 में आने का मकसद ही आपका यह है कि जिन चीजों में आपकी नजर नहीं जाती है उन चीजों में हम पीडब्ल्यू टीचर्स की नजर जाती है, और वो आपको उस वर्ड को उठा करके, उस स्टेटमेंट को उठा करके, उस लाइन को उठा करके आपके दिमाग में सेट कर देते हैं। और जब वो सेट कर देते हैं तो आपके पेपर में जो मार्क्स हैं वो भी सेट हो जाते हैं, और जब सेट हो जाते हैं तो आप नीट के एग्जाम में भी जाकर के सेट होकर के और कॉलेज में अपनी एक सीट सेट कर लेते हैं। यही यहां सेट का पूरा कॉन्सेप्ट है। सही टाइम पे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए और वो सही टाइम पे हमें याद आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो खुद पे कर यकीन इतना कि नीट को भी पड़ जाए झुकना। तो जब तक आप अपने आप में यकीन नहीं करेंगे कि मैं ये नीट क्वालिफाई कर सकता हूं, तब तक बात नहीं बनने वाली है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें और अपने आप को मेहनत की आग में जलाते रहें, ये ध्यान रखें। कभी भी ऐसा ना करें कि जैसे मेरे एक दोस्त थे, उनसे मैंने पूछा कि यार आप बहुत ज़्यादा सोते हो, या दोस्त ना बोल करके आप ऐसा समझ लें कि मैंने बोला या मैं कहीं पढ़ा था
एक बार की बात है कि कहीं पे लिखा हुआ था कि यार तुम इतना समय बर्बाद करते हो, ऐसा क्यों? तो उनका आंसर आता है कि समय ने मुझको बर्बाद किया है, मैं इसीलिए समय से बदला ले रहा हूं, अब मैं उसको बर्बाद कर रहा हूं। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें, आप सब समय से बदला ना लें, ठीक है? आप उस समय को, जो भी समय है, क्वालिटी ऑफ टाइम, उसको अपनी पढ़ाई पे और सिर्फ पढ़ाई पे यूज करें। जो टाइम किलिंग वायरस हैं आपकी लाइफ में वो बहुत सारे हैं, लाइक सोशल मीडिया है, लाइक आप डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं आज की डेट पे, तो ठीक है? तो उन सब चीज़ों को हमें इग्नोर मार करके और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है? ओके बच्चों, सो हम आगे देख रहे हैं इसमें ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं पहले हम उनको समझ लेते हैं, ठीक है? तो बहुत सिंपल वे में आप सभी को पता है, आप लोग बोलते भी हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन इट्स कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, लेकिन उसके के आगे के वर्ड्स को कभी सोचा है कि क्या है या ये क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, तो यहां पे देखिए बेटा, तो व्हेन टू और मोर ऑर्गन परफॉर्म कॉमन फंक्शन बाय द फिजिकल और केमिकल एक्शन या रिएक्शन। तो जैसे कि आपके सामने ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम डिस्प्ले हो रहा है, तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा जैसे ये इसोफेगस है, इसोफेगस, इसमें ये लीवर है, ये स्टमक है, स्टमक है, ये इधर स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसे ही यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहां पे इतने सारे ऑर्गन के ऑर्गेनाइजेशन से ये सिस्टम बना हुआ है। तो पहला वर्ड, तो ये पहला स्टेटमेंट जो आपका आता है कि ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्गन्स हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। फिर सवाल ये है कि उसके आगे के वर्ड, यदि मैं स्टमक की जगह लंग्स निकाल करके फिट कर दूं तो क्या हम उसको ऑर्गन सिस्टम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। यदि मैं लीवर की जगह हार्ट को फिट कर दूं तो क्या मैं उसको ऑर्गन सिस्टम बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि लंग्स का अपना एक अलग ही फंक्शन हो जाता है और उसका अपना एक अलग ही स्ट्रक्चर है, हार्ट का अपना एक अलग फंक्शन है, अलग स्ट्रक्चर है। तो हमें ऑर्गन सिस्टम उन्हीं को बोलना है कि उस सिस्टम में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब फोकस्ड हो करके यूनिक फंक्शन को परफॉर्म करें, उस फंक्शन को परफॉर्म करें, तभी हम उनको ऑर्गन सिस्टम बोल पाएंगे, चाहे वो फिजिकल मीन हो या फिर केमिकली हो। लाइक जैसे टीथ है, तो टीथ को हम क्या सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बोल सकते हैं? टीथ को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। टंग को हम किसी और अदर का पार्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे टीथ हैं, जो हमारे टंग है, या जो भी यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो सब मिल करके एक ही फंक्शन पे जुटे हुए होते हैं या एक ही सिस्टम के लिए काम करते हैं, इसीलिए हम उनको ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। तो आपकी डेफिनेशन क्लियर हुई कि व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म कॉमन फंक्शन बाय फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन। इस चीज को ध्यान रखें। और इसी के साथ ये हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है, मींस जब आप एनिमल टिश्यू टॉपिक उठाते हैं एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए, तो उसके ऊपर एक पैराग्राफ 2 पार्ट में दिया हुआ है। उन 2 पार्ट के पैराग्राफ में यही सारी इंफॉर्मेशंस लिखी हुई हैं, यही सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जिनको कि अभी मैंने आपको समझाया है लास्ट 40 मिनट में। सो प्लीज लाइंस को, एनसीईआरटी की लाइंस को लाइटली ना लें
और उन सारी एनसीईआरटी के लाइंस के जो वर्ड्स हैं उनको लाइटली ना लें। एनसीईआरटी जो है वो नीट के स्टूडेंट के लिए एक बाइबल की तरह है, एक गीता की तरह है, एक कुरान की तरह है। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और उसके डिटेल और उसकी लाइन को समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पीडब्ल्यू टीचर्स की है। आप यकीन करें कि आप एक दिन, जिस दिन आपका ये एनसीईआरटी पढ़ करके मुझसे खत्म होगा, उस दिन आपको लगेगा वाह मजा आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।